भारतीय जनता पार्टी जो आज के समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिनकी पिछले 10 सालों से सेंटर में सरकार है और देश के कई स्टेट में बीजेपी या उनके गठबंधन की सरकार है। जबकि बीजेपी की स्थापना कई बस 43 साल हुए हैं, तो आखिर बीजेपी इतने कम टाइम में यहाँ तक कैसे पहुँची, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। तो नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम पांडे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हम ग्रो कर सकें। अब लौटते हैं अपने वीडियो पे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसकी स्थापना और इसके देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने के सफर को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में जनसंघ से बीजेपी कैसे बना, फिर बीजेपी में अटल अडवाणी युग की जिसने बीजेपी में जो आज हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दिखती है उसकी नींव कैसे पड़ी, और थर्ड पार्ट में बीजेपी मोदी की शुरुआत की जिसने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दी। साल था 1980 का 5 अप्रैल को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें कुछ बड़े नेता शामिल होते हैं जिन्हें 2 दिन पहले ही जनता पार्टी से निकाल दिया गया था। इस मीटिंग में ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया, जनता पार्टी में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, सूचना मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बक, प्रशांत भूषण और मशहूर वकील राम जेठमलानी शामिल हुए। और मीटिंग में तय हुआ कि एक नई पार्टी बनाई जाए। इसमें ज़्यादातर वही लोग आ रहे थे जो पहले जनसंघ से जुड़े हुए थे। अब जनसंघ के बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इन्हें आरएसएस का सपोर्ट भी था। और फिर 6 अप्रैल को एक नई पार्टी घोषणा कर दी जाती है और पार्टी का नाम रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं और पार्टी का उपाध्यक्ष विजय राजे सिंधिया और राम जेठमलानी को बनाया गया, और लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बक और सूरज भान को पार्टी का महासचिव बनाया गया। और वो सिचुएशन क्या थी कि नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। तो इसे समझने से पहले भारतीय जनसंघ का थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं, जिससे बाद में बीजेपी बनी। जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया। 1951 के पहले जनरल इलेक्शन में उनको बस 3 सीट मिली, लेकिन 1953 में चर्चा में आते हैं जब पंडित नेहरू के द्वारा कश्मीर को दिए जा रहे स्पेशल स्टेटस का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से इनको जेल भेज दिया जाता है और 23 जून 1953 को इनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद 1967 में जनसंघ से एक और बड़े नेता उभर के आते हैं जिनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय। इनके लीडरशिप में जनसंघ 1967 में 35 सीट जीतती है। फिर इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगा देती है। इसमें जनसंघ कई नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी कई नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। जिसके बाद जनसंघ के नेताओं को समझ में आ जाता है कि अगर कांग्रेस से लड़ना है तो और पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। और फिर 1977 में भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, कांग्रेस हो और कई सोशलिस्ट पार्टी मिलकर एक पार्टी बनाती है जनता पार्टी, और 1977 में इनकी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। जनता पार्टी की सरकार में सोशलिस्ट साइड से राजनारायण हेल्थ मिनिस्टर थे और जनसंघ से शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के सीएम थे। पर 1978 आते आते इन दोनों नेताओं में नहीं बनती है, और वजह थी शांता कुमार के द्वारा हिमाचल के रिज मैदान में राजनारायण को सभा करने की परमिशन ना देना। लेकिन फिर भी राजनारायण ने रिज मैदान में सभा की, जिसके बाद जनता पार्टी में प्रॉब्लम शुरू होती है और राजनारायण को कैबिनेट से बाहर हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद सोशलिस्ट नेता मधु लिमये ने एक मांग रखी कि जनता पार्टी के कोई मेंबर आरएसएस सांप्रदायिक संगठन से कोई संबंध नहीं रखेगा, यानी जनता पार्टी और आरएसएस की दोहरी मेंबरशिप नहीं चलेगी। उनकी इस मांग को जनता पार्टी में सपोर्ट मिला, लेकिन जो जनसंघ से जुड़े नेता थे वो इसके खिलाफ थे, और इसी वजह से जुलाई 1979 आते आते जनता पार्टी सरकार गिर जाती है। फिर 1980 में इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत जाती है और जनता पार्टी बस 31 सीट जीत पाती है। इसके बाद फिर से दोहरी मेंबरशिप वाला मामला गर्म होता है, जिसके बाद 4 अप्रैल को जनता पार्टी से जनसंघ जुड़े ज़्यादातर लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। और जनता पार्टी का एक स्टेटमेंट भी आता है कि जनता पार्टी का कोई भी सदस्य आरएसएस से किसी भी संगठन की दोहरी मेंबरशिप नहीं रख सकता है। जिससे जो निकाले गए लीडर थे वो अपने लिए नई पार्टी बनाने की कवायद शुरू करते हैं और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है। तो अब आप समझ गए होंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना क्यों हुई। अब 1980 में बीजेपी बनने के बाद बीजेपी का पहला अधिवेशन मुंबई में बुलाया जाता है, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना फेमस भाषण दिया था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इसके बाद बीजेपी 1984 में अपना पहला जनरल इलेक्शन लड़ती है, जहाँ बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाती है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो पूरे देश में कांग्रेस को लेकर एक सहानुभूति थी, जिससे कांग्रेस जीत जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सीट भी हार जाते हैं।
इस इलेक्शन रिजल्ट पर लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये लोकसभा का नहीं बल्कि शोक सभा का चुनाव था, इसीलिए ऐसे रिजल्ट आए हैं। हालांकि इस हार को लेकर बीजेपी के अंदर मंथना शुरू होती है और अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी महात्मा गांधी और जेपी के समाजवाद की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इससे पार्टी को कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है। जिसके बाद 1986 में अटल बिहारी वाजपेयी के बीजेपी के प्रेसिडेंट बने 6 साल हो चुके थे और पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिलती है। जिसके बाद बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप में कुछ परिवर्तन किया जाता है और लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और यहीं से बीजेपी में आडवाणी युग शुरू होता है और जो आज बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसकी नींव पड़ती है। इसके बाद बीजेपी ने अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन से भी अपने आप को जोड़ लिया। इसका फायदा भी उनको मिला। 1989 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी और कई पार्टी मिलकर गठबंधन बनाती है जिसको जनता दल लीड कर रही थी। उसमें बोफोर्स का ही मामला गर्म था जिसमें राजीव गांधी का नाम आया था। इस इलेक्शन में बीजेपी की सीट 2 से बढ़कर 86 हो जाती है और वीपी सिंह के जनता दल की लीडरशिप में सेंटर में सरकार बनती है। 1989 में शुरू हुए अयोध्या मूवमेंट से जुड़ने से पार्टी को फायदा मिलता है और जो आज बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी देखने को मिलती है उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। सितंबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने ऐतिहासिक राम रथ यात्रा निकाला जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक जाने वाली थी, जिसका बेनिफिट भी बीजेपी को मिला और 1991 के इलेक्शन में बीजेपी को 120 सीटें मिलती हैं। इसके बाद बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी बनती है। 1996 के इलेक्शन में बीजेपी जीतती है और इन्हें 161 सीट मिलते हैं। हालांकि सरकार 13 दिन ही चल पाया और सरकार गिर जाती है। फिर 1998 में इलेक्शन होते हैं और यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए जीत जाती है। हालांकि एआईडीएमके के सपोर्ट वापस लेने के कारण ये सरकार बस 13 महीने में गिर जाती है। इसके बाद 1999 में फिर इलेक्शन होते हैं और यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए फिर जीत जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी अपना 5 साल टेन्योर पूरा करते हैं। लेकिन 2004 और 2009 में कांग्रेस जीत जाती है। हालांकि बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी बनी रहती है। लेकिन 2013 के पार्टी गोवा अधिवेशन में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है और यहाँ से पार्टी मोदी युग शुरू होता है। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और फिर 2014 और 19 में क्या होता है हम सबको पता है। बीजेपी फुल मेजोरिटी से इलेक्शन जीत के सरकार बनाती है और इसे पार्टी में मोदी युग कहा जाता है और सिर्फ 43 साल पहले बनी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हम ग्रो कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।